हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर जो किया था वो था हमारा 6th चैप्टर, और आज हम करने वाले हैं उससे ही रिलेटेड 8th चैप्टर। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और दोनों ही जर्नल एंट्रीज पे हैं। हमने क्या किया था आज तक? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था 6th चैप्टर में, और आज 8th चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो जर्नल एंट्रीज की फॉर्मेशन सीखी थी उसकी ही एडवांस जर्नल एंट्रीज हम लोग आगे करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो तैयार हो जाइए एक नई जर्नल एंट्रीज के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है सिंपल जर्नल एंट्री, और एक होती है बच्चे कंपाउंड जर्नल एंट्री। सर, सिंपल जर्नल एंट्रीज को तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर के अंदर। यानी कि इस जर्नल एंट्री में क्या होता है, एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि यहां पे मोर देन 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है जी, 2 से ज्यादा अकाउंट जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। और होता कुछ इस तरीके से है कि एक अकाउंट प्लस एक और अकाउंट डेबिट हो जाता है और एक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, हो सकता है। क्या हो सकता है कि 2 अकाउंट क्रेडिट हो जाएं और एक अकाउंट डेबिट हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्या है ये कंपाउंड जर्नल एंट्रीज और किस तरीके से हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज के अंदर बच्चों सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, 2 तरीके की जर्नल एंट्रीज होती हैं। इस वाले सिस्टम को हम अपने 6th चैप्टर के अंदर सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं इस सिस्टम को जिसके के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट होते हैं। एक ही समय पर 2 अकाउंट या तो डेबिट हो जाते हैं और एक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और या फिर 2 अकाउंट क्रेडिट और एक अकाउंट डेबिट हो जाता है। यानी कि ऊपर वाली की अपोजिट ही ये क्या है हमारे पास में सिचुएशन होती है। चलो बच्चों, अब जरा इस चीज को देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। हाँ जी, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल क्या लेना है, परचेज गुड्स। किसी पर्सन ने गुड्स परचेज की फ्रॉम जेके कंपनी। ठीक है जी, ₹50,000। इसका अमाउंट कितना था जी? 50,000 वर्थ की हमारी गुड्स थी, एंड पेड
₹30,000, 30,000 रुपए पे किए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ₹20,000 विल बी पेड लेटर ऑन। ठीक है, यानी कि देखो बच्चों, हमने गुड्स कितने की परचेज की? हमने गुड्स परचेज की 50,000 की, और इस 50,000 में से 30,000 तो मैं कैश पे कर रहा हूं अभी, और रिमेनिंग कैश 20,000 जो मैं पे करने वाला हूं फ्यूचर में। तो आज के लिए ये क्या हो गया? ये हो गया क्रेडिट परचेज। ये क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट परचेज हो गया। सिचुएशन समझ में आई आप लोगों को? चलिए अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। देखो जी, अब इस एंट्री के अंदर क्या अकाउंट इफेक्ट हुआ है? एक तो हुआ है परचेज, ठीक है, दूसरा हुआ है क्या? कैश, और तीसरा हुआ है एक लाइबिलिटी, है ना? यही हुआ है ना? देखो, हमने गुड्स परचेज किए हैं। याद है आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसको परचेज अकाउंट में सेटल करते हैं, ठीक है, और अगर हम कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं तो हम उसको उसके नाम से जानते हैं। तो हमने क्या किया? एक इफेक्ट पड़ा किसके ऊपर? परचेज के ऊपर, दूसरा कैश, और तीसरा लाइबिलिटी पे। ये जो हमने क्रेडिट परचेज की है ये क्या है? ये हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी है। वी हैव टू पे इट इन फ्यूचर। अच्छा जी, बाकी सब तो हमें दिखाई ही दे रहा है। तो चलो अब इसकी क्या क्या रिकॉर्डिंग होगी? देखो, परचेज बढ़ गई, और परचेज अगर बढ़ती है तो इसका मतलब क्या? एक्सपेंडिचर। इसको आप मॉडर्न अप्रोच से ही दिमाग में रखिए, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया। अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? ये सर ये हो जाता है डेबिट। अच्छा, परचेज करने से कैश क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, और कैश डिक्रीज हो गया तो कैश क्या है? अपने आप में एक एसेट है। एसेट डिक्रीज हो गया, और अगर एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और लाइबिलिटी जो है वो लाइबिलिटी हमारे पास में आज अराइज हो गई है। लाइबिलिटी अराइज हो गई है, यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या हो जाती है? वो क्रेडिट हो जाती है। ओके, अब इन तीनों चीजों का इफेक्ट हमें अपनी जर्नल एंट्री के तरीके से रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो देखो, इन तीनों चीजों का इफेक्ट किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे? हम एंट्री लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से। ध्यान दीजिएगा आप लोग। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और टू, अब हमने क्रेडिट परचेज किया था ना, तो लाइबिलिटी जो अराइज हुई है उसमें हम क्या लिखेंगे? क्रेडिटर का नाम लिखेंगे। क्रेडिटर का नाम क्या है? जेके एंड कंपनी। ये देखो, ये लिखा है ना, जेके एंड कंपनी से हमने 50,000 रुपीज की गुड्स परचेज की थी। तो टू जेके कंपनी, कितने की गुड्स परचेज की थी? 50,000 की। कैश कितना आ गया? 30,000। लाइबिलिटी कितने की अराइज हो गई? 20,000 रुपए की। और फिर नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट। तो बच्चों आपने देखा, सेम जर्नल एंट्री के अंदर हमारा एक से ज़्यादा अकाउंट के अंदर डीलिंग हुआ। भाई पहले क्या सिचुएशन होती थी? या तो हम कैश में परचेज करते थे या फिर क्रेडिट में करते थे, लेकिन आज हमने जो परचेजेस की हैं उसको हमने क्या किया है?
कुछ पार्ट तो कैश में और कुछ हम फ्यूचर में पे करने वाले हैं। तो एक परचेज से हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, पहला क्या, कैश, और दूसरा हमारा क्रेडिटर। ठीक है, अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं अपने पास में। देखो अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। अमित started business with cash ₹50,000 and ₹2 lakh एज बैंक। यानी कि रवि ने क्या किया, अपने बिजनेस को पैसा दिया, और पैसा न केवल उसने कैश में दिया बल्कि उसका एक बिजनेस के नाम पे बैंक अकाउंट भी खोल दिया। तो अब हमें इसकी जर्नल एंट्री तो बहुत अच्छे से आती है। देखो जी, हम लोगों का इफेक्ट किस चीज के ऊपर होगा, एक तो कैपिटल पे, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट होगा हमारे कैश पे, और तीसरा इफेक्ट होगा बैंक पे। मॉडर्न अप्रोच से हम समझेंगे कि अगर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, और यहां कैपिटल इंक्रीज हुई है। कैश अगर इंक्रीज हो जाता है तो कैश क्या है, अपने आप में एक एसेट है। एसेट जब इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और बैंक अगर इंक्रीज हो जाता है तो बैंक भी क्या है, एक एसेट है, वो भी डेबिट हो जाएगा। तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी टोटल कैपिटल कितनी थी, हमारी टोटल कैपिटल थी 50,000 प्लस 2 लाख, दैट मीन्स 2,50,000। कैश कितना था, 50,000 था, और बैंक कितना था, बैंक 2 लाख था। तो आप देख पा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह ही यहां पे भी क्रेडिट में कितना है, क्रेडिट में 2.5 लाख है, और डेबिट में 50 और 2, यानी कि डेबिट में भी 2.5 लाख है। तो अब इसकी जर्नल एंट्री फॉर्म कर देते हैं बच्चों। कैश अकाउंट, अब डेबिट ऊपर लिखा जाता है ना, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कैपिटल अकाउंट। और कितना कितना अमाउंट डालेंगे, कैश में डालेंगे बच्चों 50,000, बैंक में 2 लाख, और कैपिटल में 2,50,000। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे इसमें, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹50,000 and बैंक ₹2 लाख। ठीक है जी, अच्छा जी, ओके। तो ये हमारी जर्नल एंट्री थी बच्चों। चलो अब क्या करते हैं, अब एक और एग्जांपल लेते हैं कंपाउंडेड एंट्री का ही। ठीक है, ये है हमारा एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हम एक एंट्री लिखते हैं, सोल्ड गुड्स टू रवि। हमने रवि को गुड्स सेल किए
वर्थ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की हमने चीजें उनको बेच दी हैं, एंड रिसीव्ड रुपीज 70,000 इमीडिएटली। ठीक है, यानी कि फौरन कितने पैसे उसने पे कर दिए, 70,000 रुपए, एंड रुपीज 70,000 विल बी पेड इन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि वो पे करेगा फ्यूचर में। ठीक है जी, अब हमारे पास में इसके इफेक्ट किस चीज पे पड़ेंगे? देखो जी, सबसे पहला इफेक्ट तो पड़ेगा हमारी जो गुड्स हैं। देखो ये जो थी ये गुड्स सेल हुई थी, सोल्ड गुड्स, तो सेल किसी एसेट की नहीं हुई, इसलिए हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, सेल हुई है ना तो सेल अकाउंट ओपन करेंगे, और गुड्स की सेल हुई है इसलिए सेल अकाउंट ओपन करेंगे। अगर फर्नीचर सेल हो रहा होता तो हम फर्नीचर अकाउंट ओपन करते। ठीक है, तो पहला इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? पहला इफेक्ट आएगा बच्चों सेल पे, दूसरा इफेक्ट आएगा कैश पे, और तीसरा इफेक्ट आएगा रवि पे। देखो कैसे आएगा, समझो कि ना हमारे पास में टोटल अमाउंट जो थे वो कितने के थे, हमने जो सेल की थी वो 1 लाख रुपए की थी, और 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए तो कैश में रिसीव किए गए, यानी कि कैश इंक्रीज हो गया, और रिमेनिंग 30,000 फ्यूचर में रिसीव किए जाएंगे, यानी कि जो हमारे डेटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये फ्यूचर में रिसीव होगा, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे डेटर्स होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को मैं बीच से हटा देता हूं। चलो अब देखते हैं बच्चों सेल पे इफेक्ट क्या होगा। सेल अपने आप में क्या है, इनकम है, यानी कि इनकम का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू। और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अब कैश क्या है, हमारा एसेट है, और ये कैश जो है यानी कि ये जो एसेट है ये इंक्रीज हो गया है। ठीक है जी, एसेट जब इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। सिमिलरली यहां पे रवि भी हमारा डेटर है, यानी कि एसेट है। एसेट अगर इंक्रीज हो जाता है तो वो डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो हमने सेल कितने की थी, सेल की थी 1 लाख रुपए की, कैश कितना बढ़ा 70,000, और 30,000 के डेटर्स बढ़ गए। बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह हम लोगों ने कर दिया, बिल्कुल सिंपल आसान है। ठीक है जी, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, रवि डेबिट। बच्चों आप इसको रवीज अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप अपॉस्ट्रोफी एस जरूर लगाइएगा। ठीक है, और अगर आप रवीज नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा रवि डेबिट लिखिए, फिर आप अकाउंट नहीं लिखेंगे, ये रूल्स हैं कुछ। अच्छा जी, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल कितने की हुई थी, 1 लाख रुपए की, जिसके अगेंस्ट कैश रिसीव हो गया था 70,000, और 30,000 के डेटर्स एग्जिस्टेंस में आ गए थे।
ठीक है, तो हम यहां पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल टू रवि। ओके, इजी है ना, बहुत इजी है सर। ये तो एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग कुछ मजाक कर रहे हों, बिल्कुल इतना आसान कि हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम तो सोचते थे कि हम 11th क्लास के अंदर आ गए हैं, पता नहीं कॉमर्स बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन कॉमर्स डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है सर, कॉमर्स तो बहुत आसान है, बिल्कुल। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को कुछ नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। हमारे पास में क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी है। क्या टर्मिनोलॉजी है? ट्रेड डिस्काउंट। हम डिस्काउंट लेते हैं ना, ठीक है, हमारे पास में डिस्काउंट्स क्या होते हैं? डिस्काउंट्स, हम डिस्काउंट लेते भी हैं और डिस्काउंट देते भी हैं। तो डिस्काउंट से क्या हो जाता है, जिस इंसान को डिस्काउंट मिलता है, जिसको डिस्काउंट रिसीव होता है, उसकी तो हो जाती है बल्ले बल्ले। यानी कि उसकी हो जाती है बल्ले बल्ले का मतलब कि उसके लिए तो ये होती है क्या, खुशी। ठीक है, और जिसको ये डिस्काउंट देना पड़ता है, उसकी हो जाती है थल्ले थल्ले। यानी कि वो बेचारा नीचे, थल्ले का मतलब क्या होता है, जमीन पे आ जाना, यानी कि उसका नुकसान हो जाता है। तो किसी की होती है बल्ले बल्ले और किसी की होती है थल्ले थल्ले। तो यानी कि ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बेचारा उदास, इसके पास हो जाती है उदासी। अच्छा जी, अब ये मैंने आप लोगों को मजाक के वे में समझाया। अकाउंटिंग के अंदर अब क्या है, किस तरीके से है, ये हम समझेंगे। देखो बेटा, हमारे पास में ना डिस्काउंट होते हैं, हमें सीखने हैं डिस्काउंट्स। और ये डिस्काउंट्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक तो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो क्या होता है ये ट्रेड डिस्काउंट और क्या होता है ये कैश डिस्काउंट, ये आज हम समझेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, हाँ जी बच्चों, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये किसके लिए होता है, ये ऐसे लोगों के लिए होता है जो हमसे बल्क में माल खरीदते हैं। यानी कि एक बात बताओ, सोचने वाली बात है कि एक होते हैं मिस्टर एक्स, वो किसी दुकानदार के पास जाते हैं और वो दुकानदार से किसी भी चीज़ की 1 यूनिट मांगते हैं। लेट से आप मार्केट गए और आपने दुकानदार से पार्ले जी का एक पैकेट मांग लिया, तो वो आपको 5 रुपये 4.5 रुपये ऐसे में देगा। मोस्ट प्रॉब्ली वो मार्केट प्राइस पे यानी कि 5 रुपये पे ही देगा। लेकिन अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं सर मुझे तो आप 100 बिस्किट के पैकेट दे दीजिए, तो इसमें दुकानदार खुश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे उससे, आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको थोड़ा सा सस्ता लगाए। ठीक है जी, तो ऐसे जो पैकेट थे वो 5 रुपए का एक था और 100 रुपए की जो अमाउंट बनती थी, 100 पैकेट की जो कॉस्ट बनती थी वो बनती थी 500 रुपये। लेकिन दुकानदार ने आपको ये 500 रुपये का सामान 480 रुपये में दे करके 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है जी, तो दुकानदार ने ये डिस्काउंट दिया और आपने ये डिस्काउंट लिया, यानी कि आपके लिए ये 20 रुपये जो हैं
ये खुशी का माहौल क्रिएट करते हैं और वहीं ये 20 रुपए दुकानदार के लिए उदासी लेकर के आते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश होता है ये सोच करके कि चलो मेरे 100 यूनिट तो बिक गए इसी बहाने। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये दिया जाता है सेल को प्रमोट करने के लिए और दिया जाता है जनरली होलसेलर्स के द्वारा। ठीक है, तो आप लिखिएगा बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? फॉर सेलिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी। और ये जनरली जो दिया जाता है given by wholesaler। होलसेलर्स के द्वारा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इस ट्रेड डिस्काउंट का? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ये हमें पढ़ना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ये कहता है कि इसको कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नो रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट। दैट मीन्स नो एंट्री इन जर्नल्स। ठीक है, इसका कोई भी अता पता नहीं होता हमारी जर्नल एंट्रीज में। चलो एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, राजन एक पर्सन था, इसने गुड्स सेल की, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीस 20,000, 20,000 रुपए की गुड्स राजन ने सेल कर दी एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹4,000 टू मोहन। ठीक है जी, यानी कि राजन ने क्या किया, कुछ गुड्स बेच दी और किसको बेच दी? मोहन को। चीजें कितने की थी? चीजें थी सर 20,000 रुपए की, और 4,000 कम पे राजन ने इसको बेच दिया। तो अच्छा, अब देखो अमाउंट कितना था, गुड्स की वर्थ कितनी थी? गुड्स की वर्थ थी 20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना था सर? ट्रेड डिस्काउंट 4,000 था, यानी कि नेट सेल्स कितनी थी सर? नेट सेल्स 16,000 रुपए की थी। तो हम अब बुक्स ऑफ अकाउंट में इस 16,000 को लिखेंगे, इस 4,000 रुपए का कोई नामो निशान दिखाई नहीं देगा हमारी जर्नल एंट्री में। ठीक है, तो चलो अब मेरे को एक बात बताओ, इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? एक इफेक्ट पड़ेगा हमारी सेल्स पे और दूसरा इफेक्ट पड़ेगा कैश पे। नहीं, जरा देखना, जरा ध्यान से देखो बच्चों,
कहीं भी मैंने ये लिखा है कि कैश, देखो पूरी ट्रांजैक्शन को अच्छे से देख लो, मैंने कहीं भी कैश का नामो निशान नहीं लिखा। तो कैश जब मैंने नहीं लिखा तो आप कैश को इफेक्ट कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, हम तो ये पहले भी नहीं करने वाले थे। बिल्कुल मत करना, ठीक है जी। तो कैश के अंदर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो फिर दूसरा फर्क कहाँ पड़ा होगा? ये ज़रूर सर क्रेडिट सेल रही होगी। जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स होने की वजह से ये मोहन के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। भाई अगर हमें कोई पैसे देता है तो हम उसका नाम पता नहीं पूछते, लेकिन अगर कोई पैसे नहीं देता तो हम उसके नाम से रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था। अब सेल्स क्या है? सेल्स हमारी एक इनकम है, यानी कि ये हमारा एक रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो रूल्स क्या कहते हैं मॉडर्न अप्रोच के, कि अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो वो होगा क्रेडिट। और मोहन, मोहन कौन है? अब मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हमने सेल्स को देखा, जरूरी नहीं है कि हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ही मोहन को भी देखें, ऐसी कोई जरूरत नहीं है हमारे को, ठीक है। अब क्या है, हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि मोहन हमारा क्या है? डेटर है। मोहन हमारे डेटर बन गए हैं, और डेटर क्या होते हैं? हमारे एसेट होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में मैंने मॉडर्न अप्रोच लगाई, अब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखो मोहन डेटर्स हैं, डेटर हमारे एसेट होते हैं, और एसेट कहां जाते हैं जी? रियल अकाउंट में जाते हैं। और रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है जी। सर आप है ना हमारी बोर्ड के बीच में आ रहे हो। हाँ देखो, देखो बच्चों नाराज मत हुआ करो तुम। देखो मैं हट गया आपके सामने से, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि डेबिट वो जो आता है और क्रेडिट वो जो जाता है। अब बताओ ये मोहन आ रहा है या जा रहा है? एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर ये तो आ रहा है, एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा? फिर इसके ऊपर टिक लगा दूंगा, ठीक है। तो अब देखो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्कुल सिंपल सी जर्नल एंट्री बन जाएगी। ऐसा करते ही इस तरीके से हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में सोच लेते हैं अपने दिमाग में। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में हम फटाफट से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? मोहन्स अकाउंट डेबिट, मोहन डेबिट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप मोहन्स अकाउंट लिखिए या फिर मोहन डेबिट लिखिए। मोहन डेबिट टू सेल्स, और कितने की? 16,000 की। ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। आप यहां नीचे एडजस्टमेंट में, सॉरी नरेशन में लिखेंगे बीइंग। अब नरेशन में इसकी जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹4,000, यानी कि 4,000 रुपए के ट्रेड डिस्काउंट के बाद इनको ये चीजें बेची गई हैं। ओके जी सर, चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है जी। एक और जर्नल एंट्री लिखते हैं, ठीक। हमने अभी क्या देखा? हमने अभी जो ये एंट्री देखी, ये किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में थी? ये थी हमारी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, लिखिएगा ऊपर हेडिंग, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में थी? ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में थी। और हम कौन थे?
ये देखो हम थे राजन, राजन के लिए ये सेल था और मोहन के लिए ये परचेज था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोहन का नाम डाला है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी है? राजन की है। याद रखना बच्चों, राजन के बुक्स ऑफ अकाउंट में मोहन का नाम आएगा और मोहन के बुक्स ऑफ अकाउंट में राजन का नाम आएगा। ऐसा क्यों सर? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना नाम क्यों नहीं आएगा? भाई एक बात बताओ, जब आप किसी से डील करते हो तो आप अपना नाम लिखते हो या दूसरे का नाम लिखते हो? आपको अपने ऊपर शक होता है क्या? नहीं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट उसके लिए बनाते हैं जिसके ऊपर हमें शक होता है या जिसके साथ में हम व्यवहार करते हैं। तो मैं दूसरे पर्सन का नाम लिखता हूं और दूसरा पर्सन मेरा नाम लिखता है, सिंपल। अच्छा, तो ये जर्नल एंट्री थी इन द बुक्स ऑफ राजन। भाई क्या जर्नल एंट्री होगी अगर मोहन भी इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करे? तो हम लिखते हैं ऊपर हेडिंग, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ मोहन, यानी कि मोहन के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी। चलो देखते हैं। भाई मोहन के लिए ये क्या है? मोहन के लिए ये परचेज है, ठीक है। और मोहन ने किससे उधार सामान लिया है? मोहन ने राजन से सामान लिया है। कैश तो उसने पे ही नहीं किया था, तो कैश पे नहीं किया था तो मतलब क्रेडिट पे, उधार पे सामान लिया है उसने। अब राजन मोहन का क्या लगता है? यानी कि अब सोचो, खुद को मोहन मान करके सोचो, तुम मोहन हो, तो तुमने किसी से माल उधार लिया है, तुमने उसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, तो तुम्हारा वो क्या लगा? वो क्रेडिटर लगा। वो क्या लगा? क्रेडिटर लगा, ठीक है। अच्छा जी, अब परचेज क्या होता है? परचेज एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, ठीक है जी। और क्रेडिटर, आज क्रेडिटर इंक्रीज हो गया है, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो क्रेडिटर हमारी क्या है? क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में क्या हो जाता है बच्चों? ये क्रेडिट हो जाता है, ठीक। तो अब देखो, आप जर्नल एंट्री बना सकते हो। क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एक बात हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं। देखो जी, हमने यहां से इसको मिटा दिया, ठीक है। एक बात बताओ, राजन जो है क्रेडिटर है, ये बात तो ठीक है, लेकिन राजन क्या है? एक पर्सन है, और पर्सन पर्सनल अकाउंट में जाता है, और पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो अब राजन कौन था? राजन गिवर था, राजन ने सामान दिया है, तो इसलिए हमने राजन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक। अच्छा जी, तो हमने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट का इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, क्योंकि एक बात बताओ, अब हम मोहन की बुक्स ऑफ अकाउंट में थोड़ी ना कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे। भाई एक बात बताओ, आप किसी से डिस्काउंट लेते हैं, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये फर्क तो पड़ता है कि आपको सामान सस्ता मिल जाता है, लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी आप तो ये कहते हैं ना कि शायद सामने वाला इसमें कुछ ना कुछ कमा ही रहा होगा, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, यहां लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजन
ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे जो है राजन से कुछ गुड्स परचेज की हैं, ऐसा हमने रिकॉर्डिंग कर दी। चलो जी, अब आगे पढ़ते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमारे पास दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक तो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम लोगों ने सीख लिया, अब हम सीखेंगे जी क्या, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट किस तरीके से काम करता है, ये हम लोगों ने सीखना है। ठीक, तो देखो बच्चों, ऐसा होता है कभी कभी ना, कस्टमर हमसे सेटिस्फाई नहीं होता। कैसे सेटिस्फाई नहीं होता भाई? देखो, कभी कभी हम कस्टमर को कुछ इस तरीके का लालच देते हैं, यानी कि वो कहती है, एक लेडी जाती है शॉपकीपर के पास और लेडी क्या कहती है, लेडी ये कहती है कि सर ठीक है, आप मेरे को 20,000 रुपये का सामान 16,000 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर मैं आपको इमीडिएटली पेमेंट कर दूं तो क्या आप मेरे को कुछ और डिस्काउंट देंगे? तो अब दुकानदार सोच में पड़ जाता है कि यार ये तो बड़ा गहन विषय है। अब क्या होता है, दुकानदार कुछ टैक्ट लगा करके कहता है ठीक है, अगर आप मेरे को इमीडिएटली कैश की पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि कैश की तो सबको ही ज़रूरत होती है, तो मैं आपको कुछ और छूट भी दे दूंगा, कुछ और डिस्काउंट भी दे दूंगा, और उस डिस्काउंट को हम कहते हैं क्या, कैश डिस्काउंट। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। तो देखो बच्चों, कैश डिस्काउंट जो होता है वो किस लिए होता है, फॉर इमीडिएटली पेमेंट। अच्छा, आप इसको इस तरीके से लिखना बच्चों, टू एनकरेज कस्टमर फॉर अर्लियर पेमेंट या फिर अर्ली पेमेंट। ठीक है जी, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखो, हमने क्या पढ़ा, कैश डिस्काउंट। अब इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये कैश डिस्काउंट किसी को, कोई इसको देगा और कोई इसको रिसीव करेगा, है ना जी सर? तो जो इसको रिसीव करेगा उसके लिए तो ये खुशी की बात है, यानी कि रिसीव करने वाले के लिए ये क्या है, एक तरीके का प्रॉफिट है। ठीक है जी, और प्रॉफिट कहां पे आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। याद है हमने कहा था इनकम और एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट और गेन्स कहाँ आते हैं, वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट के रूल कहते हैं कि प्रॉफिट्स को हम क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट्स को हम क्रेडिट करते हैं। सिमिलरली जो इंसान कैश डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए ये क्या है, एक लॉस की तरह से। और लॉसेस कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं कि लॉसेस जो हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर कोई पर्सन है जो कि कैश डिस्काउंट दे रहा है तो डिस्काउंट उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और अगर कोई डिस्काउंट रिसीव कर रहा है तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलो
अब क्या करते हैं, इस चीज का एक एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल, रमेश sold goods worth rupees 50,000, 50,000 रुपए की चीजें थी टू मोहन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुई इसके साथ। और फिर सेकेंड ट्रांजैक्शन पैसे देने की बारी आई तो क्या बोला गया, अलाउड हिम, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन है, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। allowed him cash discount of rupees 2000, 2000 रुपए का, मैंने यहां 20 लिख दिया गलती से, 2000 रुपीज का कैश डिस्काउंट दिया गया। और क्या बोला गया कि इमीडिएटली अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको 2000 रुपए का फायदा हो जाएगा। सबसे पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रमेश। रमेश की बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री क्या होगी ये हमें देखना है। चलो जी, अब देखो रमेश की बुक्स ऑफ अकाउंट में किन चीज़ों के ऊपर इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि सेल जो थी वो क्रेडिट पे की गई थी और गुड्स की गई थी, तो एक इफेक्ट तो पड़ेगा जी सेल्स पे। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट पड़ जाएगा, किसको हमने दिया था, मोहन को दिया था, यानी कि एक मोहन का अकाउंट। क्योंकि अभी तक देखो सबसे पहली एंट्री क्या है, सबसे पहली एंट्री इस चीज़ की है, इस ट्रांजैक्शन की। ऑल्दो ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं कि ये एंट्री किससे रिलेटेड है, ऑन सेल्स। यानी कि जब हम सेल करेंगे तो इन दो चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पहला इफेक्ट पड़ेगा किस पे, सेल्स पे, और दूसरा मोहन पे, कि मोहन अब एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, मोहन हमारा क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। तो देखो सेल्स क्या है, सेल्स हमारी इनकम है, यानी कि रेवेन्यू है। रेवेन्यू जब इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और मोहन एक पर्सन है और पर्सनल अकाउंट के अंदर डील होगी इसकी। और पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब बताओ मोहन जो है वो रिसीवर है या गिवर है, सर मोहन जो है वो रिसीवर है। तो हमारी जर्नल एंट्री बिल्कुल दूध की तरह साफ, एकदम बढ़िया तरीके से हम फॉर्मेशन कर सकते हैं इसकी। क्या एंट्री करेंगे हम, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा सेल हुई कितने की थी, सेल हुई थी 50,000 रुपए की गुड्स थी। ठीक है ना, ये देखो 50,000 रुपीज की गुड्स थी, तो मैं यहां के लिख देता हूं 50,000 रुपीज बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। अच्छा जी, अब देखो इसका सेकेंड इफेक्ट, यानी कि जब सेल के टाइम पे तो ये एंट्री हो गई, लेकिन अब हमारे को कैश रिसीव होगा ना,
तो अगला हम लिख देते हैं ऑन कैश रिसीव्ड, यानी कि जब कैश रिसीव होगा तो उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, तो देखो किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक तो इफेक्ट पड़ेगा कैश के ऊपर, और कैश देते समय यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उससे कैश ले रहे हैं, तो हमने डिस्काउंट दिया होगा, तो हम क्या लिखते हैं जी, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, और साथ ही किसने पैसा दिया होगा, मोहन ने। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, इन चीजों के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, ए बी और सी पार्ट। ठीक है, कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कैश क्या है, हमारा एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज हो जाता है बच्चों तो ये क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है जी, रूल्स क्या कहते हैं कि ये डेबिट हो जाएगा। अच्छा जी, कितने का कैश इंक्रीज हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा 48,000 रुपीज का। डिस्काउंट अलाउड हमारे लॉसेस हैं, लॉसेस जब एग्जिस्टेंस में आते हैं तो नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। कितने का था ये, 2,000 रुपीज का था। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब मोहन क्या था, पर्सन था, और पर्सन के ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल लगते हैं। ठीक है जी, तो उस केस में ये क्या है, गिवर है, गिवर क्या हो जाता है, हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट में मोहन कितने का, 50,000 रुपीज का, हमने उससे लेने थे 50,000, डिस्काउंट दे दिया 2,000 का, और 48,000 जो है वो क्या है, वो हमें उससे रिसीव हुए हैं। तो अब इसकी एंट्री बना देते हैं, अब इसकी जर्नल एंट्री फॉर्म कर देते हैं बेटा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मोहन। मोहन से हमने लेने थे 50,000, लिए कितने हैं 48,000, यानी कि डिस्काउंट हमने उसको कितना अलाउ कर दिया, 2,000 रुपीज का। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन आफ्टर कैश डिस्काउंट ऑफ ₹2,000, ऐसी हमने नरेशन लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कुछ और तरीकों के साथ में जर्नल एंट्री, मतलब तरीके तो सेम रहेंगे, कुछ और जर्नल एंट्री, कुछ और टर्म्स के साथ में मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।